हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट। अगर आप टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो भी मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए टेस्ट के। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप टेस्ट नेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हो या करना चाहते हो तो पीडीएफ में स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ओनली 399 रुपीज़ का पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ आप ले सकते हो। जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्लस मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है वो देखना है आपको। पीडीएफ लेने के लिए studysideffect@gmail.com में मेल कर सकते हो, तो ये भी ले लेना। तो चलो अब आते हैं टॉपिक पे, टेस्ट के प्लेसमेंट के बारे में। टेस्ट का प्लेसमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देखता हूँ कमेंट्स में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मेल में। तो आज मैं सोचा इसी वीडियो पे सभी के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जो फ्यूचर में टेस्ट में अप्लाई करेंगे, या अप्लाई एडमिशन लेने वाले हो अभी, या फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है टिस्क का प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे होता है, क्या मतलब एग्जैक्ट क्या है, वही मैं बताने वाला हूँ। तो कोई भी वीडियो को मिस मत करना और प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि सभी को पता रहे कि हाँ मैं टेस्ट में एडमिशन ले रहा हूँ। प्लेसमेंट का क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, सभी के माइंड में आते हैं प्लेसमेंट क्या है ये। तो इस वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा किसी के भी लिए। एनी टाइम जो भी देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या आपको जानना है, क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी है टेस्ट के बारे में, वो मैं सबको आपको बताता हूँ। तो टेस्ट का आपको पता ही है, टेस्ट का रेपुटेशन के बारे में और टेस्ट के प्लेसमेंट जो क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात आ रही है तो सबसे पहले मैं बता दूं, एचआरएम के अलावा बाकी जितने भी कोर्सेस है वो ज़रूर देखें वीडियो को। एचआरएम में आपको भी मालूम है कि कितना हाई पैकेज और 100% प्लेसमेंट हो जाती है, सभी की हो जाती है। 100% प्लेसमेंट रहता है टेस्ट का, एचआरएम का। पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको पता भी होगा कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई एचआरएम की जाती है, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में टेस्ट का एचआरएम का कोर्स आता है, ठीक है, इंडिया में। तो आपको ये बात जाननी है। तो एचआरएम के अलावा जितने भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर प्लेसमेंट क्या है, ये क्या मैं अप्लाई करूँ नहीं करूँ, ये सब बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं रिप्लाई ये सब का देता नहीं हूँ, क्योंकि ये आप पे डिसीजन है कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं पढ़ने पे। बाकी मुझे जो बताना, मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में कैसा प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये वीडियो में आपको सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। तो टिस देखो, टिस का प्लेसमेंट अगर मैं बताऊं तो टिस जैसे आपके बैचमेट्स हैं वही आपको प्लेसमेंट करवाते हैं। तो कैसे क्या प्रोसेस होता है सब कुछ आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, बैचमेट ही आपके प्लेसमेंट करवाते हैं, और प्रोसेस क्या रहता है सब कुछ आज चलते हैं बात करते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न टेस्ट के प्लेसमेंट का, अगर टेस्ट में आप पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी बात है टेस्ट के जो सोशल सेक्टर में रेपुटेशन है, वो कारण है टेस्ट का प्लेसमेंट का, सबसे पहला रीज़न। सेकंड रीज़न, पास्ट रिक्रूटर। टेस्ट में जो भी जैसे कि रिक्रूटर्स होते हैं ना, जितने भी एनजीओस ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्ट के स्टूडेंट को लेकर गए हैं, वो पास्ट रिक्रूटर को हमेशा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, या नए फ्रेशर्स या नए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, तो वो टिस में ही आएगा। क्योंकि टिस की रेपुटेशन और टिस की जो, अब मैं बताऊं कि टिस का जो सिलेबस है उसमें देखना फील्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। फील्ड वर्क हमेशा देखने को मिलेगा आपको। फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, डिजर्टेशन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको वो जो ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी रहती है। बात यहाँ पर उठ के आती है कि क्या आप ये सब करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मुझसे पूछते हो कि एडमिशन लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं पहले बता दूं कि क्या आप ये सेक्टर में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। सोशल सेक्टर में आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि हाँ आप एडमिशन ले लो।
आप जाना चाहते हो तो मैं क्यों मना करूं कि आप नहीं एडमिशन लो, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं आंसर दे सकता हूं। आपको अगर जो भी प्रोग्राम, अब सोशल वर्क के किसी भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो और आपको उसी फील्ड में ही जाना है, आप नेक्स्ट फील्ड जैसे कि एमबीए आपको चूज करना ही नहीं है और सोशल सेक्टर में ही जाना है, तो और टिस जैसे इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो आपके लिए बेस्ट और क्या रहेगा बताओ? बेस्ट कुछ नहीं रह सकता। जिसको सोशल सेक्टर में जाना है, डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, उसके लिए टिस्ट बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप अगर आपको डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, सोशल सेक्टर में जाना है, ठीक है, और एचआरएम की बात तो कॉरपोरेट वाली है, तो वो तो समझ लो वहाँ पे अगर एडमिशन ही मिल जाए तो बहुत ही है आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसका भी अगर ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्टेड हो तो उसकी बात अलग है। तो टिस का प्लेसमेंट क्या होता है, देखो, टिस के रेपुटेशन के कारण, टिस के जो सिलेबस है, ठीक है, उसके वजह से ही टिस के जो एलुमनाई है, वो जो भी पास जो भी रिक्रूटर्स है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो उस जगह से वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, टिस के रेपुटेशन के मुताबिक ही ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है, जिसको हम लोग पास रिक्रूटर बोलते हैं। क्योंकि देखो लो, एक एक एनजीओ है, समझ लो कोई एनजीओ है, मान लो एक्स वाई जेड नाम का एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5-6 सालों से टिस में रिक्रूटमेंट रखा है। वो एवरी ईयर 3-4 लड़कों को लेकर जाता है। वैसे ही हर प्रोग्राम में देखना टिस का यूनिक स्पेशलाइजेशन रहता है। तो अब मान लो आप रूरल डेवलपमेंट वाले कोर्स में आप अप्लाई किए हो, ठीक है, तो रूरल सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, प्लेसमेंट कमेटी एक बनती है। प्लेसमेंट कमेटी यानी कि मान लो आप ही के बैचमेट्स में 4-5 बंदे सिलेक्ट होते हैं जो प्लेसमेंट कमेटी में काम करते हैं। जैसे कि आपका कोई सा भी बैच हो किसी भी कोर्स में, एक कमेटी बनता है जिसका नाम होता है प्लेसमेंट कमेटी, जिसमें आप ही के बैचमेट्स रहेंगे। ठीक है, उनका काम क्या रहता है कि जितने भी पास्ट रिक्रूटर है उनको अप्रोच करो, उनको बुलाओ प्लेसमेंट दिलवाने के लिए अपने बैचमेट्स के। तो यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है टिस के प्लेसमेंट में। ना कि सर मैं ये कोर्सेज में एडमिशन ले लूँगा तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी क्या, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप ये कोर्स में ले लोगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगी, ये कोर्स में ले लोगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये जब आप एडमिशन लोगे ना तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो टिस के रेपुटेशन से, पास रिक्रूटर से और प्लेसमेंट कमेटी से, ये तीनों पे ही डिपेंड रहता है टिस में प्लेसमेंट। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में कितने वैकेंसी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले बात बता दूं, टिस का रेपुटेशन तो आपको पता ही है सोशल सेक्टर में कितना हाई है। ठीक है, और टिस के आपको सोशल सेक्टर में हमेशा टिस के स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे, गारंटी। जितने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या ग्लोबली जो एनजीओ होते हैं, उनमें आपको टिस के स्टूडेंट ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप किसी कंपनी में टिस का लोगो लेकर जाते हो तो कंपनी को अगर आप अच्छा प्रूफ करके दिखाते हो कि हाँ हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहेगा कि मैं उस कॉलेज में जाकर रिक्रूट करूं, क्योंकि यहाँ के बंदे बहुत ही ज़्यादा शायद नॉलेज है इनके पास, सोशल सेक्टर का नॉलेज है, तो वैसे करके होता है। तो वही ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, पास रिक्रूटर है। तो पास रिक्रूटर हमेशा जो आते हैं एवरी ईयर आते हैं, क्योंकि हर एवरी ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, स्टूडेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उनको नए बंदे तो चाहिए ना चाहिए। तो नए बंदे कहाँ से लेंगे, वो आएंगे कॉलेज में रिक्रूट करेंगे और ले जाएंगे। अब इनको बुलाने वाला कौन होता है, इनको बुलाने वाला प्लेसमेंट कमेटी होती है। आप ही के बैचमेट्स रहते हैं, वो कोई नहीं रहेगा, वो आप ही के बैचमेट्स ही रहेंगे। ठीक है, चाहे आप भी हो सकते हो प्लेसमेंट कमेटी के मेंबर। तो
वो क्या करते हैं, एक मेल आईडी बनेगा आपका, मेल आईडी से अप्रोच करते हैं कि आप हमारे कैंपस में आए या ऑनलाइन कराए, जो भी अभी तो आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो कैंपस में आए, रिक्रूट करे या ऑनलाइन रिक्रूट करे, हमारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लें। तो वो और ब्रोचर सेंड करते हैं। ब्रोचर एक होता है ना प्लेसमेंट ब्रोचर, जिसमें स्टूडेंट के प्रोफाइल रहते हैं कि हाँ उसने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है और उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उनके नेम, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसे करके एक ब्रोचर बनता है जिसमें आपके कोर्स के बारे में डिटेल लिखा रहता है कि हाँ ये कोर्स में हमारा सिलेबस ये है, हमारे प्रोफेसर ये हैं, और हमारे स्टूडेंट के ये जो एडुकेशन प्रोफाइल ये ऐसा है, ऐसे करके एक ब्रोचर प्रोफाइल रहता है। वो भेजा जाता है और अप्रोच किया जाता है कि सर आप आए हमारे स्टूडेंट को रिक्रूट करें। तो वैसे ही होता है, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो कंपनी रिप्लाई करती है हाँ हम आएंगे, 2 बच्चे को ले जाएंगे, 2-3 स्टूडेंट को ले लेंगे। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी नहीं है तो समझ लो वो रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ही करके जितने भी टिस के पास रिक्रूटर है और उस फील्ड में काम करते हैं, जैसे मैं हेल्थ सेक्टर का है तो हेल्थ सेक्टर के जितने भी पास रिक्रूटर, आप ही के कोर्सेज के जितने भी पास रिक्रूटर हैं, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मैं एक मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले लिया हूँ, चलो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और अपोलो हॉस्पिटल है, वो 3 साल 2 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो इस मान लो आप दिस ईयर एडमिशन ले रहे हो और प्लेसमेंट कमेटी क्या करेगी, उस कंपनी को अप्रोच करेगी कि आप इस साल भी आओ और प्लेसमेंट लो हमारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो वैसे ही करके रिक्रूटमेंट होता है। कोर्स पे ज़्यादा कोर्स, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि मैं ये एमए करूँ कि नहीं करूँ, ये वाला डेवलपमेंट स्टडीज़ करूँ कि नहीं करूँ, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, डेवलपमेंट स्टडीज करूँ कि नहीं करूँ, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। उसी पे ही ये फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या आप डेवलपमेंट स्टडी, चलो मान लो आपको एडमिशन मिल रहा है, क्या आप इस सेक्टर में काम करना चाहते हो, अपने आप से पूछो। प्लेसमेंट तो बात की बात है, क्या आप इस सेक्टर में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, या मुझे और भी स्कोप थे, मुझे मैं चाहे एमबीए कर सकता था या मैं अदर इंस्टीट्यूट से कुछ और भी पढ़ सकता था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट में बहुत सारे के स्टूडेंट आते हैं, किसी का एक ही सपना होता है कि टेस्ट में कोई सा भी कोर्स में एडमिशन ले लूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि कोई सा भी कोर्स मिल जाए मुझे टेस्ट का, वो चलेगा मेरे लिए। कोई स्पेसिफिक उसी कारण से आता है कि नहीं मुझे डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर में ही जाना है, और कोई जो भी बिना डिसाइड किए हाँ मैं ले लेता हूँ बाद में देखा जाएगा क्या होगा, तो वैसे ही करके कोई एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन नहीं, अपने आप से पूछो क्या मैं उस फील्ड में काम करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या मैं सोशल सेक्टर में काम करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता, वो सबसे पहले आप डिसाइड करो। तभी आपको, या मुझे कम पैकेज मिलेगा तो मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एचआरएम के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, आपको फ्रेशर होकर या ज़्यादा भी एक्सपीरियंस होकर ज़्यादा आपको उतना एचआरएम की तरह पैकेज कोई सा भी नहीं दे सकेगा। जो एचआरएम का बारे में आप जानते हो, जो मुझे कमेंट करते हो एचआरएम से रिलेट करो ये करो, उसी पे ही मैं बता रहा हूँ, जो भी बात बता रहा हूँ आप ही के पूछे गए सवालों से ही मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, या ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या मुझे टाइम देना चाहिए या कुछ और भी सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। बाद में बोलोगे कि ये हम लोगों ने इतना पढ़ाई की और कम पैकेज में कैसे काम करें, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का। जब आप पास आउट हो गए ना तब आपको समझ आएगा।
ठीक है। तो ये सब भी आपको बातें समझनी है सबसे पहले कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। प्लेसमेंट मत सोचो, प्लेसमेंट तो बहुत वो एंड टाइम की बात है वो। फिर आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, 2 ईयर का मास्टर्स का, आपको पता ही है। इसका सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं सच बताऊँ तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगी, मतलब एक दिन भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतना आपको पढ़ना होता है टिस्ट में। बहुत ही ज़्यादा मजाक में मत ले लेना कि मुझे टिस्ट में एडमिशन मिल गया तो मिल गया, उसके बाद पढ़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ तो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, जो सोशोलॉजी सोशल साइंस, वो सब भी पढ़ना पड़ता है। आप चाहे डिफरेंट सेक्टर का हो, जो भी हो, टिस्ट का यही यूनिक है कि आपको हर कोर्सेज में सोशल साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सोशल साइंस मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल साइंस ही पढ़ना है, मतलब सोशली रिलेटेड कैसे, मतलब समाज के बारे में, मतलब कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या अभी कमी है, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्या करे क्या नहीं करे, बस इतना फोकस रहना पड़ता है आपको। तो ये मजाक में मत लेना कि एडमिशन मिल गया तो पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा, ऐसा नहीं हो, पढ़ना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो प्लेसमेंट कमेटी होती है, प्लेसमेंट कमेटी अप्रोच करती है पास रिक्रूटर को, आओ एडमिशन हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करो। या प्लेसमेंट कमेटी नया नया ऑर्गेनाइजेशन ढूंढती है खुद के रिसर्च पे कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या पता इनको हमारे स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट को ज़रूरत लगे, तो वैसे ही करके कमेटी आपको स्टूडेंट्स कमेटी मेल कर कर अप्रोच कर 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 बुलाती है कि ये हमारे प्लेसमेंट में हमारे कोर्सेज में आप रिक्रूट करिए। तो ऐसे करके प्रोसेस चलते रहता है। फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड है, और इंटरव्यूअर क्या चाहता है आपसे, जैसा कि उसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, उस पर डिपेंड है, ठीक है। ये सारी बातें होती है। अगर किसी को प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको पर्सनल लेवल में ढूंढना पड़ता है। पर्सनल लेवल में कहीं पे भी रेज्यूम सीवी भेज कर इंटरव्यू देकर आपको पर्सनल लेवल में भी ढूंढना पड़ता है। ये प्लेसमेंट बिल्कुल आपके क्वालिटीज़ पे ही डिपेंड होती है, आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड होती है, और आप कैसा परफॉर्म करते हो वैसा है, क्योंकि हर जगह अभी कंपटीशन हो है। आप ही के बैच के स्टूडेंट साथ में ही इंटरव्यू देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अगर आपको जब उस इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो गए, तब आपको समझ आएगा कि आप में अभी बहुत ही कमियां हैं जो उनमें नहीं थी। तो वो सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो। एमए के कोर्स में एडमिशन लोगे तो सारी ही अच्छे से पढ़ाई करना, पूरे अच्छे से नॉलेज रखना कि कैसा हम लोग मतलब जो भी आपके कोर्स, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लोगे उस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। और इंटरव्यूअर आपसे यही चाहता है कि आप कितना नॉलेज रखते हो, आपका पर्सनालिटी क्या है, और आपके राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट में, ठीक है। ये सोशल सेक्टर ना बेसिकली रिसर्च टाइप का सेक्टर होता है, यहाँ पे रिसर्च बहुत करना पड़ता है। अब जैसे कि रिसर्च मतलब वैसा मत समझ लो, साइंटिस्ट मत समझ लो, सोशल साइंटिस्ट समझो, मतलब समाज, मतलब सोशली क्या प्रॉब्लम है उन पे रिसर्च, ठीक है, कैसे ठीक होगा ये सब चीज़ आपको बहुत ही जाना चाहिए। वो चीज़ आप डिजर्टेशन में सीखोगे, डिजर्टेशन सबमिशन होगा ना जब आपका, तब आप सब कुछ समझ जाओगे। और डिजर्टेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक करके करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही काम देगा आपका प्लेसमेंट में। डिजर्टेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छा चूज करना। अभी तो आप सीखोगे, अभी तो ये सब मैं बात बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या क्या बोल रहे हो सर आप, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब एडमिशन मिलेगी तब ये वीडियो देख लेना, आपको समझ जाओगे आप क्या क्या मैं बोला था, क्यों जरूरी बोला था। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिजर्टेशन, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा डिजर्टेशन, वो अच्छा टॉपिक चूज करना और अच्छे से सीखना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए भी। और आपको फ्यूचर वही डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छा राइटिंग स्किल्स है आपके, कितने अच्छा एनालिटिकल स्किल्स है,
और आपके फाइंडिंग्स रिसर्च कितने आप स्ट्रांग है आपके, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी इंटरव्यू में आपको। तो डिजर्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि डिजर्टेशन में लिख देता हूँ डिजर्टेशन। डिजर्टेशन प्लेसमेंट कमेटी प्लेसमेंट आपको दिलाती है, आप ही के स्टूडेंट्स मेल अप्रोच कर करके। और ऐसा नहीं है कि सभी को ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। अगर हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन, अब समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन 5-6 बंदे को ले जा रहा है, वैसे करके 10 ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगी। बस यही है, क्लियर। इसलिए तो टेस्ट के देखो सारे ही कोर्सेज में बहुत ही कम लोगों को इनटेक है, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं बोलते हैं, सीट है जिसको बोलते हैं ना इनटेक। 30 स्टूडेंट है, किसी में बैच में 20 स्टूडेंट है, किसी में 40 है, किसी में 60 है। तो बहुत ही लिमिटेड है, जिसके वजह से प्लेसमेंट कमेटी आपको काम करेगी, बुलाएगी कंपनी को। अगर अच्छा रहा सब कुछ, सारे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगी, सभी को हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। अगर वही प्लेसमेंट नहीं हुई या किसी को नहीं हुआ, या मान लो 20 बंदे हैं जिसमें से 2 का नहीं हुआ, अब कंपनी भी नहीं आ रही है, तो उसको पर्सनल लेवल में ट्राई करके भी खुद से जॉब आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो ये सब जॉब सर्च करोगे आप लोग देवनेट में, तो याद रखना देवनेट आप ज़रूर चेक करते रहना, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट चलता रहता है। ऐसा ही एनजीओ वाले सब ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सेक्टर वाले, तो वहाँ पे सर्च करते रहना, ठीक है। पर्सनल लेवल में भी ट्राई करना भी अच्छी बात है। टिस्क के रिपोर्टेशन, पास रिक्रूटर, प्लेसमेंट कमिटी, डिजर्टेशन, राइटिंग स्किल्स, आपके पर्सनालिटी, और आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंसीज, ये सब पे ही डिपेंड रहता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बात रखना कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको, आप सबके जो भी बैचमेट्स होंगे या जो भी आपके कंपटीशन में रहेंगे उनसे अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तो प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा। और प्लेसमेंट का सेकंड कारण है, अगर आप उस टिस के मतलब उसके रिक्वायरमेंट को ही नहीं आप फुलफिल कर पाओगे तो आपको प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे ही करके प्लेसमेंट होती है सभी की। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट स्टडीज़ वाले को प्लेसमेंट हो जाएगा और ओमेन स्टडीज़ वाले का प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। वो डिपेंड करती है सब कुछ, यही सब प्रोसेस पे, ये सारे प्रोसेस होते हैं, फिर जाकर आपको देखा जाता है कि हाँ आप सुटेबल हो, कंपनी में वैकेंसीज है, आपको प्लेसमेंट हो जाती है। कॉन्ट्रेक्चुअल होते हो या फुल टाइम, या 1 ईयर, 2 ईयर, 11 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ऐसे करके सब कुछ चलता रहता है। और वैसे ही आपको प्लेसमेंट मिलती रहती है। तो प्लेसमेंट एंड बहुत ही लास्ट में आपको सोचना चाहिए, सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं कर चाहते हो। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सोशल सेक्टर ज्वाइन किए हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लगा, या डेवलपमेंट सेक्टर 1-2 साल तक काम किए फिर छोड़ दिए, फिर उनका खुद जो भी पर्सनल इंटरेस्ट था उस पर काम करना शुरू कर दिए, या उनको पैकेज पसंद नहीं आया, या उनको काम पसंद नहीं आया, कोई सा भी रीज़न हो सकता है। मैं एक रीज़न पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका सोचना चाहिए, ठीक है। और आप ही सोच सकते हो खुद के बारे में, मैं किसी को भी नहीं कह सकता हूँ कि आप ये करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ये नहीं करो, ये करो, ये बता नहीं सकता मैं, ये आपको ही सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चलना होगा। आप उस सेक्टर के लिए बने हो कि नहीं बने हो, ठीक है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा।
तो और भी कोई पॉइंट अगर छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं पढूं कमेंट को और आपके लिए वीडियो लाऊं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।